हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या देखेंगे? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का अभी तक देखो हम क्या पढ़ रहे थे? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि काइनेमेटिक्स में हम केवल मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के कॉज के बारे में नहीं पढ़ते हैं। कोई बॉडी है वो मूव कैसे करती है, उसके लिए क्या उसका रीजन क्या होता है कि वो मूव कोई बॉडी करता है या कोई ऑब्जेक्ट करता है, तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ते थे। लेकिन डायनेमिक्स में क्या होता है? इट इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। मोशन क्यों होता है, वाई मोशन टेक प्लेस, वाई एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? डायनेमिक्स पढ़ते हैं। डायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे ही बोल सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फोर्सेस एंड इट्स कॉज। फोर्स और फोर्स का कॉज क्या है, फोर्स की वजह से क्या होता है, उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? जनरली पढ़ते हैं। फोर्स के बारे में केवल हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है? फोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसलिए आज मैंने डायनेमिक्स में ही हम क्या पढ़ेंगे? एनएलएम पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, जनरली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस दैट आर एग्जिस्टिंग इन नेचर्स, उसके टाइप ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, इंपल्स लीनियर मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, ये सारी पॉइंट्स अपने को डिस्कस करना है। उसके बाद हम एक्चुअल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे आएंगे। देखो इसमें केवल न्यूमेरिकल्स है, दूसरा कुछ नहीं है, केवल न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे? देखो डायनेमिक्स के बारे में हम लिखेंगे कि डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डायनेमिक्स क्या होगा? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स मैकेनिक्स in which we study about the cause of motion। ठीक है, क्या है? मोशन के कॉज के बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ, क्या होगा? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी study about the forces, study about the forces as well as its effect, as well as their effects। फोर्स और उनका इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में है हम क्या पढ़ते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है? तो ये क्या है? डायनेमिक्स इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। और हम क्या बोलेंगे? वी स्टडी अबाउट द फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट। फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट के बारे में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। फोर्स क्या है और उनका इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? फोर्स। पहला जो इसमें अपना जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? फोर्स तुम जानते भी हो। ठीक है, तो फोर्स क्या है? क्या हो? इट इज नथिंग बट द इंटरेक्शन बिटवीन, क्या होगा? टू पार्टिकल्स। और क्या होगा? इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड क्या होगा? इन्वायरमेंट। सिंपल हम बोल सकते हैं कि जब कोई भी क्या होता है ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है तो किसकी वजह से? फोर्स की वजह से ही क्या होता है? इंटरेक्ट होता है। ठीक है, या दो बॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है तो वो किसके वजह से होता है? फोर्स के वजह से होता है। क्या है? फोर्स की वजह से
होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि फोर्स क्या है, इट इज ए पुश और पुल बिकॉज, या इट इज ए पुश और पुल विच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या है, इट इज ए पुल और पुश विच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, यदि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा, यदि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है तो उसको क्या करेगा, एक्सलेट करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उसकी वजह से उसमें क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं, पॉसिबल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज नथिंग बट द इंटरेक्शन, क्या होगा, इट इज द इंटरेक्शन between two bodies, or it is the interaction between body and environment। ठीक है, इसको तो इट इज द क्या होगा, इंटरेक्शन जो होता है दो बॉडी के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। यस, बॉडी और इन्वायरमेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है, हम बोल सकते हैं ऐसे भी, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो ऐसे ही बोल सकते हैं, दूसरे वे से हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होता है, फोर्स इज ए पुश और पुल। ठीक है, इन अनदर वे हम क्या कर सकते हैं, इन अनदर वे we can say that force is a क्या होगा, पुश और पुल, which try to change the state, which try to change the state of rest or state of uniform, which try to change the state of rest or state of uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, which try to change the state of rest और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो एक तरह से हम क्या करते हैं, इसको भी क्या होगा, आप पढ़े ये तो डेफिनेशन तुम लोगों ने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में आई थिंक या 8th क्लास में, कि क्या होता है, फोर्स क्या है, पुशिंग और पुलिंग इफेक्ट है, सिंपल, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट यदि क्या होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है, ऑब्जेक्ट के स्टेट को क्या करता है, चेंज करने की कोशिश करता है और चेंज करता है। यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो क्या होगा, उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा, यदि ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसको एक्सेलेरेट करने की कोशिश करेगा। आई मीन क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। सिंपल याद रखना है, कभी क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, चेंज होता है, तो कई चीजें क्या होती है, चेंज होती है। तो ये सिंपल है कि इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, और इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन बॉडीज एंड क्या होगा, बॉडी एंड इन्वायरमेंट। इन अनदर ways we can say that the force is a push or pull which try to change the state of rest or state of uniform motion of a body। ठीक है,
अब क्या है, यही एक चीज आपको ध्यान रखना है कि बिकॉज ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन टेक प्लेस क्या होगा, बिकॉज ऑफ फोर्स। तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट ड्यू टू क्या होगा, या हम बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेक प्लेस ड्यू टू फोर्स। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द क्या होगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ क्या होगा, फोर्स। पहला इफेक्ट क्या है, देखो फोर्स के लगने से क्या होता है कि एक तो क्या करेगा, व्हेन क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। फोर्स क्या करेगा, देखो दो चीजें हो सकती है, क्या होगा इसको कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट। तो यहां हम देखेंगे क्या होगा, फर्स्ट में हम देखेंगे क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड force is being acted upon it। ठीक है, अब देखो तो इससे क्या होगा, देखो ध्यान से जैसे तुम सोचो, यही क्या है, ये ग्राउंड है और और ये कोई ब्लॉक है, ब्लॉक ये है, ठीक है। अब इस पे क्या है, रेस्ट का मतलब क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है, v क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखो यहां क्या है, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस ये फोर्स लग रहा है, फोर्स F। तो फोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। और ये क्या है, रेस्ट में है, तो यहां क्या है, फोर्स यदि ऐसे लग रहा है, फोर्स F कैसे लग रहा है, ऐसे। तो यहां क्या है, फोर्स इज पुशिंग द ऑब्जेक्ट एंड ट्राई टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन द क्या होगा, मोशन। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आ भी जाए और नहीं भी आए, वो डिपेंड करता है कि ये सरफेस क्या है, उसके बीच फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है, उस पे भी सरफेस स्मूथ होगा या रफ होगा, स्मूथ होगा तो ये क्या होगा, थोड़ा भी फोर्स अप्लाई करोगे तो ये मूव कर जाएगा। बात समझ में आई, थोड़ा भी फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। लेकिन तो यहां क्या है, फोर्स क्या कर रहा है, ट्राइंग टू ब्रिंग द क्या होगा, ऑब्जेक्ट इन क्या होगा, मोशन, है ना। यहां क्या है, फोर्स इज क्या होगा, पुशिंग, हियर फोर्स इज क्या होगा, ट्राइंग टू ब्रिंग द क्या होगा, ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ब्लॉक इन मोशन। तो देखो ये क्या होगा, और ये कौन सा है, पुशिंग इफेक्ट है। यहां देखोगे, देखो ध्यान से, यहां देखोगे कि ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और इस पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये ब्लॉक है, ठीक है। यहां आप देखोगे तो यहां इसको फिगर बी मान लो, ठीक है, ये फिगर ए मान लो। तो यहां क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, हियर क्या होगा, पुलिंग। तो यहां क्या है, अगेन यहां भी क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि मैंने पहले ही हेडिंग में लिखा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, यहां भी क्या है, 0 है, ऑब्जेक्ट क्या है, एट रेस्ट में है। तो बॉडी क्या होगा, जब क्या है, रेस्ट में है, देखो यहां भी रेस्ट में है और यहां भी क्या है, रेस्ट में है। तो ये हो सकता है कि क्या होगा, यहां बॉडी मूव नहीं किया, लेकिन यहां क्या हो सकता है, ये मूव भी कर सकता है और नहीं भी। लेकिन यहां क्या कर रहा है, ट्राई टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन द मोशन। यहां भी क्या है, ट्राई टू ब्रिंग द ब्लॉक इन द क्या होगा, ब्रिंग द ब्लॉक इन द मोशन। यहां भी क्या है, फोर्स इज क्या है, ट्राइंग टू क्या होगा, टू ब्रिंग द क्या होगा, ब्लॉक इन मोशन। ये ध्यान देना है, ठीक है, बात समझ में आई। क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड फोर्स इज बीइंग एक्टेड अपॉन इट, देन दिस फोर्स विल ट्राई टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और विल ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन मोशन। दोनों पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि यदि फोर्स क्या हो,
आई मीन क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आई मीन जब क्या होगा, याद रखना है कि क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड द फोर्स विल एक्ट, देन क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल आइदर क्या होगा, विल ट्राई टू मूव और इट विल मूव। दो पॉइंट हो सकता है, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन यहां क्या है, देखो यहां क्या है, पुशिंग इफेक्ट है, और यहां क्या है, पुलिंग, उसको हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा जो इसमें है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन क्या होगा, मोशन, तो क्या क्या हो सकता है, ये देखो। व्हेन क्या होगा, बी में देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट is moving and force is being acted upon it, तो उसके वजह से क्या होगा। अब देखो ये क्या हो सकता है, दो सिचुएशन हो सकता है, देखो। अब पहला क्या होगा कि व्हेन, देखो ध्यान से, व्हेन फोर्स इज एक्टिंग along the direction of motion, क्या होगा, when देखो, when, ये ध्यान रखना है, when force is क्या होगा, acting along या parallel to the direction of motion, force is acting along the क्या होगा, direction of motion। अब देखो यहां क्या क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, उसके बाद हम लिखेंगे। देखो ये फिगर क्या है, ये है, यहां कोई ब्लॉक रखा गया है, ये मूव करने लगा है ना। तो जब मूव करने लगा, देखो अब फोर्स क्या कर रहे हैं, हम ऐसे लगा रहे हैं, देखो ये फोर्स लग रहा है इसमें, और ये मूव कर रहा है यार, इधर ये क्या है, मोशन में है, मान लो कि v वेलोसिटी से क्या है, मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इससे देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, पार्टिकल का जो क्या हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, मोशन विल क्या होगा, विल नॉट चेंज। समझ में आया ना, इसी डायरेक्शन के अलावा मूव करेगा ना यार। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि वेलोसिटी विल चेंज, आई मीन क्या होगा, स्पीड ऑफ द क्या होगा, ब्लॉक विल क्या होगा, विल इंक्रीजेस, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यहां क्या हो रहा है कि जब क्या होगा, मोशन के इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगा, क्या होगा, क्या हो रहा है, यहां देखो ध्यान से, क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, आई मीन ब्लॉक का स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आई मीन ब्लॉक विल क्या होगा, एक्सेलरेट, दैट इज क्या होगा, दैट इज क्या होगा, ब्लॉक विल क्या होगा, विल एक्सेलरेट, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। यहां देखो, यहां भी क्या है, इस केस में देखो यहां भी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, आई मीन ये क्या हो जाएगा, देखो यहां क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, समझ में आया ना। यदि क्या होगा, यहां देखो ये क्या है, ऐसे मूव कर रहा है, क्या है, ऐसे मूव कर रहा है, आई मीन इट इज मूविंग अलोंग दिस, और फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, एफ। यहां क्या है, मोशन के डायरेक्शन में लग रहा है, यहां क्या है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये फिगर क्या हो गया तुम्हारा, बी। तो यहां फोर्स क्या है, मोशन के देखो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां क्या होगा, ये यहां भी क्या होगा, क्या होगा, देखो यहां भी डायरेक्शन ऑफ मोशन विल क्या होगा, विल नॉट चेंज। यहां भी मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा, क्या नहीं होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन विल नॉट चेंज। बी में क्या होगा, देखो स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्या हो जाएगा, स्पीड
क्या होगा, स्पीड ऑफ क्या होगा, ब्लॉक विल डिक्रीज, ठीक है। आई मीन क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। दैट इज क्या होगा, दैट इज देयर इज ए क्या होगा, देयर इज ए रिटार्डेशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसलेशन। तो यदि क्या होगा, ऑब्जेक्ट मोशन के फोर्स मोशन के डायरेक्शन में लगेगा तो उसको क्या करेगा, उसको स्पीड अप करेगा। यदि ऑब्जेक्ट फोर्स क्या होगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो उसको क्या करेगा, स्पीड डाउन करेगा, आई मीन स्लो डाउन, उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मोमेंटरली क्या होगा, रुक जाएगा। और फिर फोर्स आप यदि इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो तो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। समझ में आई बात। तो यहां क्या है, फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है, डिसलेट हो रहा है, आई मीन स्पीड अप हो रहा है, और स्पीड क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। क्या होगा, स्पीड स्लो डाउन हो रहा है और क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है। वो डिपेंड करता है कि हम फोर्स क्या है, किस डायरेक्शन में हमने क्या किया है, अप्लाई किया है। तो यहां क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। एक ऐसा सिचुएशन आता है कि ये फर्स्ट केस व्हेन द क्या होगा, फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, मोशन। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा इसमें दूसरा पॉइंट देखो कि क्या होगा, कि व्हेन फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या होगा, व्हेन फोर्स इज, व्हेन क्या होगा, व्हेन फोर्स इज क्या होगा, एक्टिंग perpendicular to the direction of motion। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो यार, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी हम एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं कि when the electrons revolve around the nucleus on the circular path, तो वहां जो फोर्स होता है वहां क्या होगा, ऑलवेज। अब देखो यहां क्या होगा, है ना, जब भी क्या होगा याद रखना है, देखो यहां क्या है, सर्कुलर पाथ है यार, ठीक है। यहां मान लो कि क्या है, न्यूक्लियस है, और यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहां न्यूक्लियस, और यहां मान लो कि प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज, और यहां क्या है, प्लस चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, या सबसे अच्छा है यहां न्यूक्लियस कंसीडर कर लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, ऐसे रिवॉल्व हो रहा है। तो यहां देखो यहां क्या हो रहा है, ये तुमको देखना है, क्या हो रहा है, यहां क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है, यहां, और यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, मूव कर रहा है। ठीक है, ये हुआ, यहां मान लो कि ये क्या है, सर्कुलर मोशन। देखो जब भी क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यहां देखो तो यहां क्या है, हर जगह फोर्स क्या लग रहा है, यहां कौन सा फोर्स लग रहा है, कूलम फोर्स लगता है, ठीक है। यहां देखो यहां क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होगा, ये आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो देखो यहां क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, और यहां मान लो अर्थ, और इसको मान लो मून, ठीक है। मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द क्या है, अर्थ। तो यहां आप देखोगे कि फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स मोशन के क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। ये देखो यहां क्या है, अर्थ, ठीक है, और यहां क्या है, मून। तो इनके बीच क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एफ जी, ठीक है। ये तुमको क्या करना है, ध्यान देना है। यहां क्या लग रहा है, एफ ई, एफ सी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कूलम फोर्स। ये तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हो, कूलम फोर्स, ठीक है। क्या हो रहा है, कूलम फोर्स। तो यहां क्या है, कूलम फोर्स सेंटर के तक। तो क्या है, यहां देखो ऑलवेज क्या है, मोशन के क्या है, परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे क्या है, फोर्स लग रहा है। तो यहां देखना है कि जब भी क्या होगा, मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, देखो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है यार, v v v है ना, यहां भी देखो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, हर जगह वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो मैं ये बता रहा हूं कि क्या होगा कि व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन द क्या होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन क्या होगा, देन क्या होगा, देखो इस केस में क्या होगा, स्पीड चेंज हो सकता है यार, नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, स्पीड क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इसको आगे हम पढ़ेंगे सब, लेकिन केवल ये तुम, अरे स्पीड तो तभी चेंज होगा, देखो तो फोर्स इधर लग रहा है तो इसका इफेक्ट इसके अलोंग क्या होगा, जीरो हो जाएगा यार। वेलोसिटी के अलोंग इस फोर्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है कि व्हेन द फोर्स विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट विल ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या करता है, चेंज करता है। इट इज नाइदर क्या होगा, स्पीड अप और स्पीड डाउन द क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये आपको क्या करना है, स्टिल यहां भी क्या है, ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। जब भी फोर्स लगेगा तो याद रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, आई मीन एक्सेलेरेशन होगा। एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होगा, इधर क्या हो सकता है, रिटार्डेशन भी हो सकता है और एक्सेलेरेशन भी हो सकता है। आई मीन वो मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऑलवेज क्या होगा, एक्सेलेरेशन ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, रिटार्डेशन भी होगा। आई मीन क्या होगा, एक्सेलेरेट होगा ही या रिटार्ड होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, देखो व्हेन फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, मोशन विल चेंज। अरे देख रहे हो ना, यहां डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, इधर है। 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 ठीक है, दूसरा क्या है, स्पीड विल क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, सी में क्या होगा, पार्टिकल विल क्या होगा, एक्सेलरेट। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा है यार, चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी चेंज। ठीक है, यहां हम बोलेंगे डी में क्या बोलेंगे, सी में कि वेलोसिटी विल नॉट कांस्टेंट, आई मीन वेलोसिटी विल क्या होगा, विल चेंज। ठीक है, डी में क्या होगा, पार्टिकल विल क्या होगा, विल एक्सेलरेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि थर्ड केस ये हो सकता है, क्या होगा कि फोर्स क्या हो जाए, मोशन के, आई मीन फोर्स क्या हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या हो, कुछ एंगल पे लगे। जैसे देखो, जैसे हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट इन नेचर। उनके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर उनको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, और कभी कभी पूछा भी जाता है। और देखो जैसे जैसे हमें आगे पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़ना है, न्यूक्लियर फोर्स भी पढ़ना है, कूलम फोर्स भी पढ़ना है, सबको आगे पढ़ना है। लेकिन अभी आप कुछ पॉइंट याद रखना, क्योंकि यहां पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है कि फोर्स क्या हो जाए, व्हेन द फोर्स एक्ट, क्या होगा, देखो अब सी में देखो, व्हेन क्या होगा, व्हेन फोर्स विल क्या होगा, विल एक्ट, व्हेन फोर्स या व्हेन फोर्स इज being acted upon an object at an angle theta, where यहां लिख रहा हूं, देखो थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, एट एन एंगल थीटा विथ क्या होगा, विथ डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, मोशन। ये बात समझ में आया। तो यहां क्या होगा, मान लो कि क्या है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, जैसे ग्रेविटी का भी तुम एग्जांपल ले सकते हो। यहां फोर्स लग रहा है,
यहां क्या है, ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे फोर्स। अब देखो यहां भी क्या होगा, ये मैंने बताया था, देखो ये थीटा एंगल है, यही क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहां क्या होगा, दोनों चेंज होगा, ठीक है। बस यही मैं बता रहा था कि इधर फोर्स लग रहा है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, बोथ क्या होगा, बोथ डायरेक्शन ऑफ मोशन एज वेल एज स्पीड विल क्या होगा, चेंज। तो इन दिस केस यहां क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन एज वेल एज क्या होगा, स्पीड, बोथ विल क्या होगा, बोथ विल चेंज। क्या होगा, बोथ विल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्पीड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां भी क्या होगा, एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, एक्सेलेरेशन भी हो सकता है, रिटार्डेशन भी हो सकता है, केवल मैं ऑब्जेक्ट विल एक्सेलेरेट मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां क्या होगा, स्पीड इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों केस हो सकता है, ये तुमको ध्यान में रखना है। क्या होगा, देयर विल बी क्या होगा, एक्सेलेरेशन, यहां लिख देता हूं, देयर विल बी क्या होगा, विल बी एक्सेलरेशन, और क्या होगा लिख देता हूं, रिटार्डेशन, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, रिटार्डेशन। और डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, सिचुएशन, क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब क्या है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट इन नेचर। 4 तरह के फोर्सेस होते हैं, उसको हम अब क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। टाइप, और जितने भी फोर्सेस हैं सब इसी का पार्ट है। फंडामेंटल क्यों बोला गया है कि जितने भी अलग टाइप के फोर्सेस होंगे वो इन्हीं का पार्ट है। तो देयर क्या है, टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, इन क्या होगा, नेचर, ठीक है। अब देखो क्या क्या होता है, देखो ध्यान से, एक पॉइंट ये ले लो, क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूंगा, ये आगे भी पढ़ना है अपने को, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बी जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में तुम पढ़ना, केवल यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सी जो है क्या है, न्यूक्लियर फोर्स, अरे इसी की वजह से तो होता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। और डी जो होता है क्या बोलते हैं हम उसको, वीक फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, वीक फोर्स, ठीक है। ये 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यही आपको 4 तरह के क्या है, फोर्सेस पढ़ना है। देखो ये सब पढ़ना है, जब तुम ये ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ोगे तो वहां डिटेल में पढ़ना है। अभी थोड़ा हम ब्रीफ आइडिया, आई मीन थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आई मीन 12th क्लास में जाओगे, ये तो तुमको 11th में ही पढ़ना है, ये 12th में पढ़ना है। ये तीनों फोर्सेस कहां पढ़ना है, 12th में। ये जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे या न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां ये चीजें तुमको बताई जाएगी। ये कहां है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, या इसी क्या है, या मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ोगे तो तुमको वहां ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या है, थोड़ा क्योंकि हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा हम लिटिल बिट पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मोर डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स, तुम लोग जानते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कि जब क्या हो, व्हेन वन ऑब्जेक्ट क्या होगा, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद क्या होगा, अनदर ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मास। मास की वजह से जब एक ऑब्जेक्ट क्या है दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट होता है तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं।
और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर, जिसे mg क्या होगा, mg क्या है, इट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। क्या है, हम पे आई मीन मान लो कि यहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हैं तो इस पे mg लगता है, तुम लोग जानते हो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द क्या बोलते हैं, अर्थ, ठीक है। लेकिन जनरल आप जब देखोगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इसको हम यदि डिफाइन करें तो क्या होगा कि देखो दो ऑब्जेक्ट, जो क्या है, दो ऑब्जेक्ट, यहां एक ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या है, मास m2 है। ये तुम 9th क्लास में पढ़े हो। और उनको कितने डिस्टेंस के, d डिस्टेंस पे रखा गया। तो न्यूटन्स ने क्या बताया था, तुम लोगों को फेमस क्या है, फेमस एक एग्जांपल भी है कि न्यूटन्स एक बार क्या हुआ कि एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने देखा कि एप्पल जो है पेड़ से नीचे की तरफ क्या है, पेड़ से गिरने के बाद आई मीन पेड़ से डी अटैच होने के बाद क्या है, नीचे की तरफ क्या है, गिर रहा है। पेड़ से जब टूट रहा है एप्पल तो नीचे की तरफ गिर रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। तो उन्होंने बहुत टाइम इस पे इन्वेस्ट किया है ना, बहुत टाइम यूटिलाइज किया। और कितने टाइम के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कवर किया कि नहीं, या फिगर आउट किया कि क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स क्या होगा, अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को क्या है, एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, एप्पल नीचे की तरफ आ रहा है, क्यों, क्योंकि उस पे अर्थ जो है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और उसकी वजह से ही क्या है, एप्पल जो है क्या है, नीचे की तरफ गिर रहा है। एप्पल भी अर्थ पे क्या है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। हम देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, आप जानते हैं। लेकिन अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि एप्पल के द्वारा जो अर्थ पे फोर्स लग रहा है उसका जो इफेक्ट है वो क्या है, कम हो रहा है। बाद में हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ क्या है, तो न्यूटन्स लॉ क्या है, ग्रेविटेशन जिसको बोलते हैं। तो न्यूटन ने क्या बताया था कि इनके बीच जो फोर्स लगता है वो सिंपल मैं बता देता हूं। F जो होता है, ये बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। F इज इक्वल, इसको G बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, G m1 m2 अपॉन क्या होगा, d स्क्वायर होगा। सिंपल है, मैग्नीट्यूड है। m क्या है, m1 m2, d क्या है, सेपरेशन बिटवीन देम, और g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g का जो वैल्यू होता है, g जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। यही होता है ना, 6.67 इंटू 10⁻11 क्या होता है, 10⁻11 ही होता है। एक मिनट कंफर्म हो लेना दो, नहीं दिया है इसमें, ठीक है, हाँ यही होगा, ठीक है। क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इसका वैल्यू होता है। अब यहां से कुछ पॉइंट आपको क्या करना है, लिखना है। देखो सबसे पहले क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज पे डिपेंड करता है, ये जो वैल्यू जो रिजल्ट है क्या होगा कि दो ही ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन, दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगेगा उसी के लिए वैलिड है। यहां देखना है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेपरेशन बिटवीन देम, एंड क्या है, सेपरेशन बिटवीन देम, दूसरे किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। समझ में आया ना। तो यहां क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट क्या होगा, में भी क्या होगा, अभी मत बोलना कि में भी अट्रैक्टिव में भी रिपल्सिव, नहीं होगा, है ना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यहां से देख सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन क्या होगा, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन क्या चीज पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पॉइंट मास हम मानते हैं, आगे तुम पढ़ना, छोड़ो अभी जाने दो, ठीक है। masses ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। बी क्या है, सेपरेशन बिटवीन क्या होगा, देम, सेपरेशन बिटवीन क्या होगा, देम, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, नेचर ऑफ द मीडियम से क्या होता है, आप कुछ लिख लें है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन क्या होता है, इन नेचर। आई मीन दो फोर्स देखो, इनके बीच यदि फोर्स देखोगे तो ये M1 जो है उसको इधर खींचेगा और M2 जो है वो क्या है, उसको उधर खींचेगा। आई मीन दोनों क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा कि नेचर ऑफ द मीडियम से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स does not depend on the nature of medium in which two objects are placed। ये देखो आगे पढ़ना है तुमको, केवल ये माइंड में रखना है, तो तुमको पढ़ना ही है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो तो बॉल को तुम ऊपर फेंक दो, mg तो हमेशा लगेगा ना यार, mg लगेगा ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो कॉल्ड क्या होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। आई मीन दिस फोर्स विल एक्ट इवन दो द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी इन कांटेक्ट, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। इट इज क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो कॉल्ड क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। Non-contact force. I mean these force will act even though the object will not be in contact. ठीक है, क्या होगा, that is क्या लिखोगे, this force act, ऐसे ही बोल सकते हैं, this force act even though both the object, even though interacting objects are not in contact, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या होगा, क्योंकि इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स ए पार्टिकुलर पॉइंट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज क्या होगा, ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, because it always act toward the क्या होगा, सेंटर या towards a particular point, ठीक है। इसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स। क्या बोलते हैं हम, लॉन्ग रेंज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड क्या होगा, लॉन्ग रेंज फोर्स। क्या होता है, लॉन्ग रेंज। और इट इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स। ये क्या होता है, सबसे कमजोर फोर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स इन द क्या होगा, जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस बताए हैं उसमें से सबसे कमजोर फोर्स होता है।
तो इट इज ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में मैं रेशियो भी बता दूंगा एग्जैक्ट क्या होगा। इट इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स इन, क्या होगा, अब यहां ये भी लिख सकते हो बिकॉज ऑफ, क्या होगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स इज, क्या होगा, फॉर्म्ड। ये याद रखना है, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स को हटा दो तो यूनिवर्स कभी फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स अमॉन्ग, it is one of the weakest force among all fundamental forces, ठीक है। ये बात तो ये तुमको, हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये तुमसे पूछा जा सकता है कि लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके वजह से क्या होता है, यूनिवर्स फॉर्म होता है। उसके बाद सबसे क्या है, कमजोर फोर्स होता है। ये कभी कभी दिया रहेगा कि तुम अरेंज करो, ठीक है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। यही सब तो क्या है, आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो देखो अगला क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आई मीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों को हम कंबाइन एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स में स्ट्रॉन्गर के कौन है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है मैग्नेटिक फोर्स से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ये भी ध्यान याद में रखना, ठीक है। तो क्या होगा कि जब क्या होगा, एक चार्ज पार्टिकल, अभी याद रखना है कि क्या होगा, व्हेन वन चार्ज पार्टिकल विल क्या होगा, इंटरेक्ट विद द, क्या होगा, अदर चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ये क्या होगा, चार्ज की वजह से क्या होगा, यहां क्या होगा, दिस फोर्स क्या होगा, ऑलवेज एक्ट बिटवीन द, क्या होगा, चार्जेस पार्टिकल। इवन दो चार्ज भी होगा तभी भी क्या होगा, ये एमिने फोर्स क्या चीज पे डिपेंड करता है, केवल मास पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या होगा, व्हेन, यहां हम क्या पढ़ेंगे, व्हेन क्या होगा, व्हेन वन चार्ज पार्टिकल will interact with another charge particle, then force between them is always क्या होगा, force between them is always electromagnetic force between them is called, simple, force between them is called मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, इसको भी आगे पढ़ना है ना। इसको 2-3 महीना हम ये सब चीजें पढ़ते हैं, 2 महीना तो अपने को पढ़ना ही रहता है ये दोनों के बारे में, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्या होगा, देखो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, लॉरेंज फोर्स। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स
ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एफ एल, एल स्टैंड फॉर लॉरेंज, इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इलेक्ट्रिक प्लस क्या होगा, एफ मैग्नेटिक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। आगे तुमको पढ़ना है, ठीक है, LORENTZ, लॉरेंज फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। और दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। और ये कितना होता है, देखो एफ एल जो होगा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू ई प्लस क्या होगा, क्यू वी क्रॉस क्या हो जाएगा, बी। ये शायद मैंने फाउंडेशन पढ़ाया था तो बताया था, कुछ लोग जो मेरे आई मीन 10th क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो यही क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। बी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये आगे तुमको पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और क्यू क्या है, चार्ज। आई मीन देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होता है। देखो यहां ये क्या हुआ, दिस इज क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और ये टोटल को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस इज, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब पढ़ना है तुमको। ठीक है, और ये तो मैंने बताया है। अब यहां से तुम बता सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखेंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखेंगे। अब देखो यहां क्या लिखना है कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें, सम इंपॉर्टेंट points regarding magnetic force, electromagnetic force। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, केज क्या है, चार्ज डिपेंडेंट फोर्स होता है। ठीक है, क्या होगा, चार्ज डिपेंडेंट। अब देखो पहला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का था, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो सकता है, इट में भी क्या होगा, इट में भी क्या होगा, में भी अट्रैक्टिव, और क्या होगा, और रिपल्सिव। ठीक है, क्या हो जाएगा, इट में भी अट्रैक्टिव और क्या होगा, रिपल्सिव भी होगा। अब देखो यहां क्या है, वेलोसिटी, हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, इट डिपेंड ऑन द क्या होगा, चार्ज। ठीक है, समझ में आया ना कि चार्ज पे भी क्या होगा, डिपेंड होगा। तो इट्स ऑलवेज क्या होगा, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द क्या होगा, ऑन द क्या होगा, charge, always depend on the charges of interacting particle। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, और अलग अलग है, हम यहां डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग रेंज फोर्स। It is also called long range। देखो एक चीज यहां ध्यान रखना, नोट में लिख लेना, बाद में मैं लिख दूंगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग रेंज फोर्स। क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज क्या है, फोर्स बोलते हैं। यहां भी क्या है,
ये कांटेक्ट में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स, सॉरी इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब इसमें देखो हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिज्म फोर्स जो होते हैं आई मीन क्या होगा, वो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं और नॉन कांटेक्ट में भी। तो हम यहाँ क्लियरली, हाँ इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, कांटेक्ट में हो तभी क्या होगा, लगेगा। तो इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मोर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द चार्जेज आर प्लेस्ड, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे, इट डिपेंड ऑन द क्या होगा, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम in which charges are present, ठीक है। उसके क्या होगा, मीडियम पे डिपेंड कर। और एक पॉइंट याद रखना, एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन। ये आपको ध्यान में रखना है कि एक्सेप्ट क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जितने ऑल फोर्सेस का मतलब आगे हम देखेंगे, टेंसर फोर्स हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, रिएक्शन फोर्स हुआ, ये जितने भी फोर्सेस हैं सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन से हैं और जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। समझ में आया ना। तो यहां एक अगला पॉइंट हम लिख लेंगे कि एक्सेप्ट क्या होगा, एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल फोर्सेस आर मैग्नेटिक इन क्या होगा, नेचर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो, रिएक्शन फोर्स, ये आगे पढ़ेंगे रिएक्शन फोर्स, और इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। दूसरा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स, ये भी पढ़ना है अपने को, फ्रिक्शन फोर्स। तीसरा क्या होगा, टेंशन फोर्स। ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये ध्यान में रखना। हाँ, एक पॉइंट याद रखना है कि क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, मच स्ट्रॉन्गर देन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखना कि 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। तो ठीक है, यहां एक पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज क्या होता है, इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये याद रखना। उसके बाद बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। यहां ये ध्यान देना है कि ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स एटम्स और क्या होगा, मोलिकुल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। ये क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स
एटम्स और क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। क्या होता है, एटम एंड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ये आगे जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ोगे तो वहां ही आपको मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट लिख लेते हैं उसके बारे में भी, ये सब आगे तुमको पढ़ना है। अभी ये जो मैंने फोर्सेस बताया ना, इसको आई थिंक इसको जब तक हम एनएलएम फ्रिक्शन पढ़ते रहेंगे मिलते रहेगा मैकेनिक्स में तुमको ये सभी फोर्सेस। ठीक है, तो उसके बाद अगला जो फोर्स है क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, इसको हम Fn लिख देते हैं। हाँ, यहाँ एक पॉइंट मैं बता रहा था, यहाँ नोट में लिख लेना कि एक पॉइंट और कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। ये ध्यान देना, ये जब तुम आगे पढ़ोगे तो तुमको मालूम चल जाएगा। यही मैं बोल रहा था, क्या मैं मिस कर रहा हूं। तो यहां तुम लिख लो क्या, न्यूक्लियर फोर्स। इसकी ही वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स में तुमसे ये पूछा जाए कि न्यूक्लियस पे क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। शायद आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, तो आप लोग को सोचना चाहिए कि जब न्यूट्रॉन्स पे क्या, आई मीन न्यूक्लियस पे क्या होता है, प्रोटॉन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन तो क्या है, न्यूट्रल है यार, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इतने सारे प्रोटॉन इतने स्पेस में, कितने फेम्टोमीटर, आई मीन 10⁻⁻15 मीटर न्यूक्लियस का साइज होता है। एटम का साइज कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो उतने छोटे से जगह में इतने सारे चार्जेस पाइलअप कैसे हो जाते हैं, इकट्ठा कैसे रहते हैं, एक साथ कैसे रहते हैं, इसके लिए रीजन क्या है। तो उसके लिए क्या होता है, यही फोर्स है। द फोर्स विच बाइंड न्यूक्लियॉन्स टुगेदर आर कॉल्ड क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स। क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। कि वैसा फोर्स, इसके वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर का फॉर्मेशन होता है। यदि ये फोर्स नहीं रहे तो न्यूक्लियर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होता है, एटम का फॉर्मेशन होता है। एंड क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर का फॉर्मेशन, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द फोर्स, क्या लिखेंगे, द फोर्स विच बाइंड, द फोर्स विच इज, क्या होगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, क्या होगा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ nucleus is called nuclear force। ठीक है, क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स बाइंड, क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स बाइंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स टुगेदर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को क्या करता है, बाइंड करता है। ठीक है, इसके वजह से ही क्या होता है, न्यूक्लियर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद कुछ पॉइंट याद रखना है आपको। सम क्या होगा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
रिगार्डिंग क्या होगा, रिगार्डिंग न्यूक्लियर फोर्स। ये पहला जो पॉइंट है ये क्या है, चार्ज से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इट इज क्या होगा, इट इज इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट। इट इज चार्ज, चार्ज चार्ज इंडिपेंडेंट। ठीक है, आई मीन क्या होगा, ये चार्ज से क्या होता है, आई मीन क्या होगा, इट एक्ट बिटवीन क्या होगा, इट एक्ट बिटवीन क्या होगा, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, ये आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। फोर्स कैसे ऑपरेट होता है इसको भी हम पढ़ेंगे जब न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स, आई मीन इट एक्ट, इट इज क्या होगा, इट इज इफेक्टिव अप टू 1 फेम्टोमीटर। 1 फेम्टोमीटर, 1 एफएम जानते हो ना, आई मीन यहां लिख लेना तुम लोग, 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद देखना, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमॉन्ग ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। तो इट इज क्या होगा, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स among all fundamental forces, exist in nature। समझ में आया, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये न्यूक्लियर अप टू क्या होगा, 10⁻⁻15 मीटर तक ही क्या होता है, ऑपरेट होता है। उसके बाद क्या होता है, इसका इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट लिखना है इसमें क्या है कि क्या है, स्पिन डिपेंडेंट होता है। इट इज क्या होगा, इट इज स्पिन डिपेंडेंट। ठीक है, बस इतना ही तुमको क्या करना है, माइंड में पॉइंट रखना है। ठीक है, इट इज स्पिन डिपेंडेंट। और इसके बाद सैचुरेशन प्रॉपर्टीज अगर अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, या यहाँ ये भी लिख सकते हो, लिखना है तो एक और पॉइंट लिख लो, इट क्या होगा, इट शो सैचुरेशन प्रॉपर्टी। सैचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा कि मान लो कि ये क्या है, इसका एक रीजन है कि यहाँ जो ये न्यूट्रॉन है, एक इतने ही रेंज के न्यूट्रॉन से क्या हो सकता है, इंटरेक्ट हो सकता है। इससे ज्यादा, इसके बाद जो न्यूट्रॉन होगा उससे इंटरेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। सैचुरेशन केवल ये इतना तुम याद रख लो कि क्या है, इसका क्या है, ये सैचुरेशन प्रॉपर्टीज को क्या करता है, शो करता है। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है अमंग ऑल फंडामेंटल। 4 टाइप का फंडामेंटल फोर्स बताया था, उसमें सबसे मजबूत कौन सा होता है, यही होता है। इसके वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद क्या होता है, हम क्या बोलते हैं उसको, देखो, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या बोलते हैं हम उसको, या वीक फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है, व्हेन न्यूक्लियर में क्या होता है कि जब क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, देखो तो क्या होगा, व्हेन, देखो इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन क्या होता है, ब्रेक होता है किसमें, एक प्रोटॉन में। ठीक है, प्लस ई माइनस, प्लस क्या है, यहां एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का क्रिएशन होता है। ये तुम आगे पढ़ोगे तुम, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस बीटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, बीटा, बीटा डीके। तो जितने भी क्या होता है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का क्या होता है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो होता है डिकेइंग होते हैं बिकॉज ऑफ क्या होता है, वीक फोर्सेस। तो क्या होगा, जैसे यहां देखो, न्यूट्रॉन क्या होगा, एक प्रोटॉन और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। ये तुमको बाद में पढ़ना है, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो पार्टिकल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब। ठीक है,
तो यहाँ क्या होता है कि जब भी क्या होगा रेडियो एक्टिव डीके होता है, बिकॉज अब क्या होता है वीक फोर्सेस के वजह से क्या होता है रेडियो एक्टिव डीके होता है। ठीक है, तो क्या होता है न्यूट्रॉन्स जो क्या होता है आई मीन फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा बीटा पार्टिकल्स इज ड्यू टू क्या होगा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ बीटा पार्टिकल इज क्या होगा ड्यू टू वीक फोर्स। ठीक है, ये समझ में आया ना बीटा, इसी को हम क्या बोलते हैं प्लस बीटा माइनस बीटा भी होता है, तो हमने केवल ये लिख दिया है ना। या जितने भी क्या होता है रेडियो एक्टिव क्या होगा आई मीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है एमिट या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, या छोड़ दो इसको है ना। तो ये केवल क्या है कि बीटा का फॉर्मेशन जो होता है, ये बीटा फॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, और भी इसमें प्रोसेस होते हैं उतना अपने को जानना नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब न्यूट्रॉन्स क्या होगा, देखो प्रोटॉन भी क्या होता है न्यूट्रॉन में, न्यूक्लियस में क्या होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या होता है कन्वर्ट होते रहता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स, इसलिए मैंने लिखा बीटा प्लस बीटा माइनस नहीं लिखा, दोनों केवल लिख दिया। फॉर्मेशन ऑफ बीटा पार्टिकल इज ड्यू टू द क्या होगा वीक फोर्सेस। अब क्या होगा कि ये देखा गया है, ठीक है, केवल आपको क्या करना है, और ये बहुत ही स्मॉल फोर्स होता है ना, लेकिन ग्रेविटेशन से क्या होता है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, तो सिंपल हम लिख सकते हैं इट इज क्या होगा स्ट्रॉन्गर देन क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, तुम समझ सकते हो, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ लिख सकते हो इट इज क्या होगा इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्गर, इट इज स्ट्रॉन्गर देन क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं रफली, कोई पूछे तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो एफ न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन क्या होगा एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एफ एल लिख देता हूं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, इज ग्रेटर देन क्या होगा एफ वीक इज ग्रेटर देन क्या होगा एफ ग्रेविटेशनल। ये तुम याद रखना, ये ट्रेंड कई बार डायरेक्ट पूछा गया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर अब क्या होगा फोर्स। ठीक है, अब क्या है कि ये देखा गया कि यदि दो प्रोटॉन को 1 मीटर अवे रख दिया जाए तो उसका एक रेशियो है, वो तुमको बता देता हूं। ठीक है, इसको हमने लॉरेंज फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लिख सकते हो तुम EM। ठीक है, तो देखो यहां कि व्हेन क्या होगा व्हेन टू प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड एट ए क्या होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, क्या होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, देन क्या होगा देन देखो ध्यान से एफ क्या है एफ न्यूक्लियर का जो रेशियो होगा एफ EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो रेशियो होगा एफ वीक फोर्स का जो रेशियो होगा एफ ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा 1:, कितना होगा ये 1:10, देखो याद रख लेना 1:10 -2 10 -7 10 ये कभी कभी तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्या है न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तुमको इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, ये तुमको क्या करना है याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम पढ़ेंगे। इसको देखो ये थियोरेटिकल चीजें हैं, जैसे जैसे तुम आगे पढ़ते जाओगे सारे पॉइंट तुमको क्लियर हो जाएगा।
ये क्या हुआ 1:10⁻²10⁻7 क्या होगा 38। अब तुम समझ सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है 10⁻38 टाइम्स क्या होता है, वीकर देन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, कितने टाइम, 10⁻38 टाइम्स। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ओके, थैंक यू।